Basically, Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is reversible and irreversible cell injury. Reversible और irreversible cell injury के अंदर changes होते हैं, two different types of changes होते हैं. अब pathological changes that can be reversed when stimulus is removed, इसे हम reversible injury कहते हैं. और ऐसे changes जो permanent होते हैं और ultimately cell death करा देते हैं, उसको हम irreversible cell injury के अंदर लेते हैं. रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल स्वेल कर जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी स्वेल कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल कर जाता है, ब्लेब्स फॉर्मेशन हो जाती है और क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन होती है. सेलुलर स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ब्लेब फॉर्मेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ द क्रोमेटिन. और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, इसमें आपकी स्वेयर माइटोकॉन्ड्रियल वैक्यूलाइजेशन हो जाती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है, एक्सटेंसिव डैमेज होगा, आपके राइबोसोम जो वो ग्रैनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाते हैं. लाइसोसोमल बॉडीज की इंजरी होती है जिसकी वजह से आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर लीक कर जाती हैं और अल्टीमेटली सेल लाइसिस करा देती हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड द इरिवर्सिबल सेल इंजरी. रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है एक हमारे पास इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी. हाइपोक्सिया जो होता है ना वो इंपेयर करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली एटीपी कम हो जाती है. ठीक है, अब एटीपी जब कम होती है, जो एटीपी लो एटीपी होती है ना, आपके सेलुलर फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि एनर्जी चाहिए सेल को. जब एटीपी नहीं होगी तो सेल नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकेगा. लो एटीपी की वजह से आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका सोडियम और वाटर जो आपके सेल के अंदर ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है. दैट्स वाई हमने कहा कि जो आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसके अंदर सेलुलर स्वेलिंग होती है, क्योंकि सोडियम भी अंदर है, उसकी वजह से वाटर की अल्टीमेट रिटेंशन होगी और सेल स्वेल करना स्टार्ट कर देता है. और आपके ऑर्गेनाइल्स भी स्वेल कर जाती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है. उसके बाद कैल्शियम पंप जो होता है उसकी वजह से कैल्शियम आपका साइटोसोल के अंदर आपका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम पंप भी अपना काम नहीं कर पाता है. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से स्विच इनटू द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. नॉर्मली आपकी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है जब आपका एटीपी नहीं होगा तो उसकी वजह से आपकी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है. लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से. जब लैक्टिक एसिड बिल्टअप हो जाता है आपके सेल्स के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से आपकी पीएच लो हो जाती है, क्योंकि एसिड हो रहा है आपके सेल के अंदर तो पीएच लो कर देगा, जो आपकी प्रोटीन्स को डिनेचर कर देता है और आपके डीएनए के प्रिसिपिटेट करना स्टार्ट कर देता है. द इनिशियल फेज ऑफ इंजरी इज रिवर्सिबल. पहले आपकी जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल होती है. जो हॉलमार्क होता है रिवर्सिबल इंजरी का वो सेलुलर स्वेलिंग होती है, क्योंकि जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी तो सेल जो है वो स्वेल हो जाते हैं. साइटोसोल स्वेलिंग रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ माइक्रोविलाई एंड मेम्ब्रेन ब्लेबिंग. जो माइक्रोविलाई होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, मेम्ब्रेन्स की ब्लेब्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिसोसिएट हो जाते हैं और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है. इवेंचुअली द डैमेज इज इरिवर्सिबल. फिर क्या हो जाएगा, डैमेज आपका रिवर्सिबल हो जाएगा. अब इरिवर्सिबल का जो है वो हॉलमार्क क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज. रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर आपका सेल स्वेल कर जाता है, साइटोसोल की स्वेलिंग होती है, मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है, माइक्रोविलाई का लॉस हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर जाता है, आपके राइबोसोम्स आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच कर जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी. लेकिन जब इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो आपकी मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाने की वजह से आपकी जो साइटोसोलिक एंजाइम्स होती हैं वो आपके सीरम के अंदर या फिर आपके सीरम के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि कार्डिक ट्रोपोनिन हो गई. एडिशनल कैल्शियम जो है वो आपके सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है इरिवर्सिबल डैमेज के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है. देखो इरिवर्सिबल में सारे मेम्ब्रेन डैमेज हो रहे हैं. पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हुई जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी. जब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो लॉस हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फिर डैमेज जब होती है. उसके बाद साइटोक्रोम सी की लीकिंग होती है साइटोसोल के अंदर, वो आपकी एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देता है. अब इसके बाद जो है लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसका डैमेज हो जाता है, रिजल्टिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लीकिंग इनटू साइटोसोल. अब क्या होगा, जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं वो आपके साइटोसोल के अंदर लीक कर जाती हैं, which in turn are activated by the high intracellular calcium. अब क्या होगा, लाइसोसोम का जब मेम्ब्रेन डैमेज होगा जो उसकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो आपके साइटोसोल में आ जाएंगे, जिसकी वजह से मजीद आपका जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम मजीद ज्यादा हो जाता है. एंड रिजल्ट क्या होता है, आपका सेल डेथ हो जाती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में. ठीक हो गया. ये नेक्रोसिस की टाइप्स बताई हुई. आगे जब हम सेल डेथ की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह की नेक्रोसिस होती है, दो तरह की सेल डेथ होती है, एक नेक्रोसिस एपोप्टोसिस, तो फिर हम ये सब करेंगे. अच्छा जी. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेल डेथ. अब सेल डेथ क्या होती है, सेल डेथ में बेसिकली हमारे पास आती हैं दो तरह से आपकी सेल डेथ होती है. मैंने बताया कि एक नेक्रोसिस के थ्रू होती है और एक एपोप्टोसिस के थ्रू होती है. फिर नेक्रोसिस की भी आगे फर्दर टाइप्स आती हैं.
अब सेल डेथ क्या होता है, जो हमने पढ़ा कि जब आप सबसे पहले क्या होगा, सेल की अडेप्टेशन होगी, ठीक है। अडेप्टेशन नहीं हुई तो फिर सेल की इंजरी होना स्टार्ट हुई। जब इंजरी हुई तो इंजरी में दो तरह से होती है, पहले रिवर्सिबल होगी फिर इरिवर्सिबल होगी। जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो अल्टीमेटली वो फिर सेल डेथ में चली जाती है। फिर सेल डेथ भी दो तरीकों से होती है, नेक्रोसिस के थ्रू या फिर एपोप्टोसिस के थ्रू। जो मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क है सेल डेथ का, वो आपका क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मेम्ब्रेन डैमेज होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग होगी। जो सेल डेथ होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का लॉस हो जाता है, क्या बिल्कुल सेल मर चुका है। जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन होती है जिसे हम कहते हैं पिक्नोसिस, न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन होती है जिसे हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस, और न्यूक्लियस की डिसोल्यूशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कैरियोलाइसिस। जब डिसॉल्व कर जाएगा लाइसिस हो गई है, ठीक है, दैट इज कैरियोलाइसिस। कैरियोरेक्सिस का मतलब क्या होता है कि उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। और पिक्नोसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है ना पूरा कंडेंस हो गया, इकट्ठा होगा, ठीक है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, कैरियोरेक्सिस होगी, और फिर अल्टीमेटली बिल्कुल लाइज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कैरियोलाइसिस। टू मैकेनिज्म होते हैं सेल डेथ के, वही नेक्रोसिस हो गया या फिर एपोप्टोसिस हो गया। अब नेक्रोसिस में क्या होता है, डेथ ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ सेल्स फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन। पहले क्या होगा, बहुत सारे सेल्स एक साथ डेथ हो जाती है उनकी, उसके बाद उसकी एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, दैट इज नेक्रोसिस। ड्यू टू सम अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस, नेवर फिजियोलॉजिकल। हमेशा नेक्रोसिस जो होती है ना वो पैथोलॉजिकल होती है। इसकी सेवरल टाइप्स हैं, जो ग्रॉस फीचर के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है सेवरल टाइप्स को, ठीक है। अब इसकी टाइप्स में सबसे पहले आती है कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। First of all is cognitive necrosis. We will start with the cognitive necrosis. Cognitive necrosis के अंदर basically होता है necrotic tissue that remains firm, cell shape, organ structures are preserved by the coagulation of proteins, but the nucleus disappears. इसमें नेक्रोटिक टिश्यू जो होता है ना वो फ्रेम रहता है, सेल शेप, ऑर्गन स्ट्रक्चर सब कुछ प्रिजर्व रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ना वो डिसअपियर कर जाता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इस्कीमिक इन्फाक्शन ऑफ एनी ऑर्गन एक्सेप्ट द ब्रेन। अब ब्रेन के अलावा कहीं पे भी अगर इस्कीमिया होगा तो उसमें कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। एरिया ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू इज ऑफन वेज शेप, ये वेज शेप होता है, पॉइंटिंग ऑफ फोकस ऑफ द वैस्कुलर ऑक्लूजन, ठीक है, जो पॉइंट करता है उस एरिया को जहां पे वैस्कुलर ऑक्लूजन होगी, और वेज शेप आपका जो है वो इन्फाक्ट होता है और पेल होगा। रेड इन्फाक्ट अराइज इफ द ब्लड री एंटर्स अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। रेड इन्फेक्शन भी हो सकती है अगर आपका ब्लड री एंटर कर जाएगा आपके लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू के अंदर, जैसे कि आपके पल्मोनरी या फिर टेस्टिकुलर इन्फेक्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद आती है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ये लिक्विफाई कर जाती है और इसमें इंजाइमेटिक लाइसिस होती है आपके सेल्स की और प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से लिक्विफैक्शन हो जाती है। ब्रेन इन्फेक्शन जो होती है इसमें प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं आपके माइक्रोग्लाइल सेल से, जो कि लिक्विफाई कर देते हैं ब्रेन को। एब्सिस फॉर्मेशन होती है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स लिक्विफाई द टिश्यू। और पैंक्रियाटाइटिस के अंदर आपका एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं वो इसको प्रोटीलिटिक एंजाइम्स आपके पैंक्रियास को लिक्विफाई कर देती हैं, तो इसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगी। कहीं पे भी अगर इस्कीमिया हो रहा है किसी भी ऑर्गन के अंदर एक्सेप्ट द ब्रेन, तो वो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है जो कि वेट शेप होती है। पल्मोनरी और टेस्टिकुलर इन्फार्क्ट्स के अंदर रेड इन्फार्क्ट्स हमें मिलते हैं, वैसे वेट शेप होती है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस आपकी जब आपका ब्रेन का इस्कीमिया होता है उसमें मिलती है, और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हमें मिलती है। उसके बाद आती है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस दैट रिजेंबल द ममीफाइड टिश्यू, ड्राई गैंग्रीन। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होगी जो कि ममीफाइड टिश्यू को रिजेंबल कर रही होती है। जब आपके लोअर लिम्ब का इस्कीमिया होगा उसमें गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है, या फिर जीआई ट्रैक के अंदर गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है। जीआई ट्रैक के अंदर गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है, या फिर आपके इस्कीमिया ऑफ द लोअर लिम्ब के अंदर गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है। अगर इसमें बाद में इन्फेक्शन हो जाएगी डेड टिश्यू की तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं वेट गैंग्रीन। जो ड्राई गैंग्रीन होगा वो कॉगुलेटिव होगा, जो वेट गैंग्रीन होगा वो आपका बेसिकली वेट गैंग्रीन जो होता है वो आपका लिक्विफैक्टिव होता है। उसके बाद आती है केशियस नेक्रोसिस, इसमें सॉफ्ट और फ्राइबल नेक्रोटिक टिश्यू होता है विद कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस इसकी हो जाती है। इसमें कॉगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। पहले कॉगुलेटिव थी, फिर लिक्विफैक्टिव थी, फिर गैंग्रीनस में भी कॉगुलेटिव लिक्विफैक्टिव दोनों थी। अगर कॉगुलेटिव लिक्विफैक्टिव दोनों हो जाएंगी तो हम कह देंगे केशियस नेक्रोसिस। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ड्यू टू द ट्यूबरकुलस एंड द फंगल इन्फेक्शन, टीबी में या फिर फंगल इन्फेक्शन के अंदर हमें केशियस नेक्रोसिस मिलती है। यहाँ पे शो किया हुआ है हेमरेजिक इन्फैक्ट ऑफ द टेस्टिकल्स, जो कि बेसिकली आपकी कॉगुलेटिव नेक्रोसिस की टाइप है। ड्राई गैंग्रीन भी कॉगुलेटिव नेक्रोसिस या गैंग्रीनस इन्फैक्ट की एग्जांपल है, जो आपके लिम्स के अंदर बेसिकली हो रहा है। केशियस नेक्रोसिस ऑफ द लंग शो की हुई है, जिसमें बेसिकली टीबी होती है। उसके बाद आती है फैट नेक्रोसिस, ये आपकी चौकी व्हाइट अपीयरेंस आ जाती है क्योंकि इसमें कैल्शियम की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है आपके फैट के या एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू में आपकी चौकी व्हाइट अपीयरेंस आती है क्योंकि कैल्शियम की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। ट्रॉमा टू फैट की वजह से होती है ब्रेस्ट के अंदर, और पैंक्रियाटाइटिस मीडिएटेड डैमेज होता है आपके पेरी पैंक्रियाटिक फैट का, पेरी पैंक्रियाटिक फैट के अंदर और ब्रेस्ट के अंदर आपकी फैट नेक्रोसिस होती है।
फैटी एसिड्स आपके ट्रॉमा से रिलीज होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, या फिर लाइपेजेस रिलीज होती हैं पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, स्पॉनिफिकेशन डेवलप हो जाती है। स्पॉनिफिकेशन एग्जाम्पल ऑफ द dystrophic calcification in which the calcium deposit on dead tissues, कि dead tissue के ऊपर calcium जो है डिपॉजिट और स्टार्ट होने से कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है वो एक नाइडस के तौर पर एक्ट करता है फॉर द कैल्सिफिकेशन के लिए इन द सेटिंग ऑफ द नॉर्मल सीरम कैल्शियम एंड द फॉस्फेट। Dystrophic calcification is distinct from the metastatic calcification in which high serum calcium and phosphate levels. इसमें क्या होंगे, सीरम और फॉस्फेट लेवल ज्यादा होते हैं जब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगी, लेकिन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर आपको जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है और जो सीरम फॉस्फेट लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म लीडिंग टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस, कि अगर आपका मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगी तो उसमें आपका सीरम कैल्शियम, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, आपके फॉस्फेट के लेवल ज्यादा होते हैं, जिस वजह से कैल्शियम आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल टिश्यूज के अंदर। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म लीडिंग टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस, कि आपकी किडनी के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होती है? फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में नेक्रोटिक डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल वॉल डैमेज हो जाती है, लीकिंग ऑफ द प्रोटीन्स इंक्लूडिंग फाइब्रिन इनटू द ब्लड वेसल रिजल्टिंग द ब्राइट पिंक स्टेनिंग। ठीक है, ब्राइट पिंक स्टेन इसका आता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली, क्योंकि फाइब्रिन रिलीज हो रहा होता है आपके ब्लड वेसल में। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन या फिर वैस्कुलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस जाती है, ब्राइट पिंक स्टेनिंग आती है आपकी ब्लड वेसल की वॉल की माइक्रोस्कोपिकली, और फाइब्रिन रिलीज हो रहा था आपके वेसल वॉल के अंदर, जो ब्लड वेसल्स में आपकी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एटीपी डिपेंडेंट होता है, जनरली जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ इन्वॉल्व इन सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिमूवल ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ये एटीपी डिपेंडेंट होती है जो एपोप्टोसिस होती है। इसमें सिंगल सेल या फिर स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिमूवल ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, and CD8 positive T cell mediated killing of the virally infected cells. These are the examples of apoptosis. Morphology: dying cells shrink, leading to cytoplasm to become more eosinophilic. साइटोप्लाज्म इनका बहुत ज्यादा eosinophilic पिंक हो जाता है, सेल श्रिंक करता है, न्यूक्लियस कंडेंस करता है, पिक्नोसिस होगी, उसके बाद कैरियोरेक्सिस होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, फिर कैरियोलाइसिस हो जाती है। एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती हैं वो बनती हैं, फॉल फ्रॉम द सेल एंड आर रिमूव बाय मैक्रोफेजेस। एपोप्टोसिस नॉट फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन। एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती है। एपोप्टोसिस जो है कैस्पेजेस के थ्रू होती है, जो कि आपकी एक्टिवेट करती हैं प्रोटीजेस को और एंडोन्यूक्लियसेस को। प्रोटीजेस आपके साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन करती हैं, और जो एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं वो आपके डीएनए की ब्रेकडाउन करती हैं। जो कैस्पेजेस होती हैं एक्टिवेट होती हैं मल्टीपल पाथवे के थ्रू। एक इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है इनका, और जो दूसरा होता है वो इनका एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे होता है, और तीसरा जो होता है वो साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल मीडिएटेड पाथवे होते हैं। तीन पाथवेज के थ्रू आपकी जो कैस्पेजेस होती हैं वो एक्टिवेट होती है। कैस्पेजेस में आपके अल्टीमेटली आपकी प्रोटीजेस और न्यूक्लियसेस को, एंडोन्यूक्लियसेस को एक्टिवेट कराना होता है। एंडोन्यूक्लियस आपके डीएनए जो कैस्पेजेस होती हैं मल्टीपल पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होती हैं। सबसे पहले आता है कि हमारे पास इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के अंदर बेसिकली जो सेलुलर इंजरी होती है, डीएनए डैमेज होता है, या जो लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से आपके BCL2 जीन की इनएक्टिवेशन हो जाती है। इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एक्टिवेट होता है जिसमें आपके सेल की इंजरी होती है, डीएनए डैमेज एंड लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से आपके BCL2 जीन की इनएक्टिवेशन हो जाती है। जब BCL2 जीन नहीं होता है उसकी वजह से साइटोक्रोम C जो है वो लीक करता है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है। जब सेल की इंजरी होगी, डीएनए डैमेज होगा, हार्मोन की स्टिमुलेशन लॉस हो जाएगी, तो आपका BCL2 जीन का लैक होगा। जब BCL2 जीन नहीं होगा तो साइटोक्रोम C आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो आपके कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है। अब जो सेकंड मैकेनिज्म है उसमें ये होता है कि आपका इंट्रिंसिक रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे होता है, फास्ट लाइगेंड होता है जो बाइंड कर जाता है आपके फास्ट डेथ रिसेप्टर्स के साथ, जिसको हम CD19 कहते हैं। फास्ट लाइगेंड बाइंड कर जाता है आपके फास्ट डेथ रिसेप्टर्स के साथ, CD19 जिसे हम कहते हैं, टारगेट सेल्स के ऊपर। एक्टिवेटिंग द कैस्पेजेस, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स इन थाइमस। ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन होती है आपके थ्रोम्बोसाइट्स की थाइमस के अंदर। अब बेसिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो फास्ट लाइगेंड होता है वो फास्ट डेथ रिसेप्टर जो CD95 रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ फास्ट लाइगेंड बाइंड कर जाएगा आपके टारगेट सेल के ऊपर, आपकी कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देगा। कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देगा। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो होता है वो बाइंड करता है आपके ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर के साथ आपके टारगेट सेल के ऊपर। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बाइंड करता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर्स के ऊपर आपके टारगेट सेल्स के ऊपर जो होते हैं, और आपकी कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है।
या फिर क्या होता है जो साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल मीडिएटेड पाथवे होता है उसमें परफरेंस होती हैं जो कि सिक्रीट होती हैं आपकी CD8 पॉजिटिव टी सेल से और पोर्स क्रिएट कर देती हैं आपके टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। या ग्रैंडजाइम होती है जो कि CD8 पॉजिटिव टी सेल से रिलीज होती है, वो भी पोर्स क्रिएट कर देती है आपके, एक्टिवेट करती है कैस्पेजेस को। और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो होते हैं वो किल करते हैं आपके वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है। इस तरीके से CD8 पॉजिटिव टी सेल्स क्या करते हैं कि वो आपकी परफोरेंस या ग्रैंडजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि आपके सेल की जो टारगेट सेल होता है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स करके आपकी कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं, अल्टीमेटली जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्री रेडिकल इंजरी। अब हमने प्रोसेस भी पढ़ ली, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिकली कैस्पेजेस होती है जो मल्टीपल पाथवे से एक्टिवेट होती हैं, आपके प्रोसेस कराती हैं। और जो एपोप्टोसिस जो होती है ना बेसिकली हमने पढ़ा था कैस्पेजेस से होती है, और जो आगे अल्टीमेटली आपकी प्रोटीजेस को या फिर एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करा देती हैं और प्रोग्राम सेल डेथ इज एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस जो होती है वो स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स की होती है, सिंगल सेल की होती है। इसके एग्जांपल में जैसे कि आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की शेडिंग जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, या फिर जब आपके सेल्स रिमूव हो रहे होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, या फिर जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को नॉर्मली रिमूव कर रहे होते हैं, वो एपोप्टोसिस के एग्जांपल में आते हैं। एपोप्टोसिस के बाद इन्फ्लामेशन भी नहीं होती है, और जो नेक्रोसिस होती है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होती है और हमेशा उसके बाद इन्फ्लामेशन भी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल इंजरी। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल की इंजरी क्या होती है। फ्री रेडिकल्स आपके ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं जो कि बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर ऑर्बिट के अंदर। फिजियोलॉजिकल जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स अकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है ना तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर बनते हैं। जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एक एंजाइम होती है जो कॉम्प्लेक्स 4 जिसे हम कहते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है। पार्शियल रिडक्शन जब होती है आपकी ऑक्सीजन की, उसकी वजह से सुपर ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है और आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। 3 तरह के रेडिकल्स बनते हैं जब आपकी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 जब आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमें एक मिलता है सुपर ऑक्साइड जो O2 होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें मिलता है, और हमें हाइड्रोक्सिल रेडिकल मिलते हैं जो OH रेडिकल होता है। पैथोलॉजिकल जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अराइजेस विद। अब रेडिकल्स बनते कब कब हैं, पैथोलॉजिकल जनरेशन कब कब होती है, ये तो फिजियोलॉजिकल थी ना जो आपकी बेसिकली नॉर्मली बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर। अब पैथोलॉजिकल के अंदर आपकी आती है आयनाइजिंग रेडिएशंस, इन्फ्लामेशन, metals such as copper and iron, drugs and chemicals. Drugs and chemicals include the acetaminophen. First of all, आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशन में वाटर जो होता है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल के अंदर, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बन जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर। इन्फ्लामेशन में जो NADPH ऑक्सीडेज होती है वो सुपर ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो किलिंग होती है न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। अब फ्री रेडिकल जो हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा जब आयनाइजिंग रेडिएशन होगी, और सुपर ऑक्साइड आयन बनता है जब हम इन्फ्लामेशन होती है। मेटल जैसे कि कॉपर या आयरन जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं फेंटन रिएक्शन के थ्रू। फेंटन रिएक्शन के थ्रू जो आपके मेटल्स होते हैं जिसमें कॉपर और आयरन होते हैं वो फेरिक आयन जो जनरेट करता है हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स को। हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स बनते हैं आपके फेंटन रिएक्शन के थ्रू। जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम ऑफ द लिवर मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को, जिससे कि एसिटामिनोफेन होती है जो आपकी बेसिकली पैनाडोल होती है, वो भी फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती है। फ्री रेडिकल्स कॉज सेलुलर इंजरी वेदर पर ऑक्सीडेशन ऑफ द लिपिड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द DNA एंड प्रोटीन्स। पर ऑक्सीडेशन कराते हैं लिपिड्स की और ऑक्सीडेशन कराते हैं प्रोटीन्स की और DNA की। DNA डैमेज इंप्लिकेटेड इन एजिंग ऑन्कोजेनेसिस। DNA डैमेज से आपको एजिंग या फिर ऑन्कोजेनेसिस डेवलप हो जाती है। अब एलिमिनेट करते हैं हम फ्री रेडिकल्स को किस तरीके से। फ्री रेडिकल्स हम अपनी बॉडी में एलिमिनेट कैसे करते हैं, ए तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेके ग्लूटाथायोन और विटामिन A, C, E। विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E और ग्लूटाथायोन, दीज आर द बेस्ट एंटीकोगुलेंट्स। उसके बाद इंजाइम्स आती हैं। इंजाइम्स में आती है हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जो कि सुपर ऑक्साइड आयन को हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इस तरह से ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज होती है जो कि वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जो कि ग्लूटाथायोन जो आपका रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन रेडिकल होता है फ्री रेडिकल को GSSH और वाटर के अंदर कन्वर्ट करती है। जो कैटालिसिस होती हैं वो क्या करती हैं आपके पेरोक्सोसोम्स के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। मेटल कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं जैसे कि ट्रांसफरिन और सेरुलोप्लाज्मिन और ट्रांसफरिन, ये भी मेटल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कॉपर और आयरन को करी होती हैं। आयरन को ट्रांसफरिन करती है और कॉपर को आपकी सेरुलोप्लाज्मिन करती है। ये भी मेटल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं होने देती हैं। फ्री रेडिकल इंजरी के एग्जांपल में सबसे पहले आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड आती है रीपर फेगल इंजरी।
कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। ड्राई क्लीनिंग के अंदर हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, जो CCl4 होता है कन्वर्ट हो जाता है CCl3 के अंदर फ्री रेडिकल बाय द P450 सिस्टम ऑफ द हेपेटोसाइट्स। कन्वर्ट हो जाता है CCl3 के अंदर फ्री रेडिकल ऑफ द P450 सिस्टम ऑफ द हेपेटोसाइट से CCl3 बनता है, रिजल्ट इन द सेलुलर इंजरी, द सेलुलर स्वेलिंग कराता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्सिक्वेंटली राइबोसोम्स डिटैच कर जाते हैं और इंपेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। डिक्रीज्ड एपोलाइपोप्रोटीन्स लीडिंग टू द फैटी चेंज इन द लिवर। अब एपोलाइपोप्रोटीन्स कम हो जाने की वजह से फैटी चेंज लिवर के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो फ्री रेडिकल इंजरी कराता है, जो कि ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। रीपरफ्यूजन इंजरी में आ जाएगा। रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द इस्कीमिक टिश्यू रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल्स। जब आपका ब्लड वापस आपके इस्कीमिक टिश्यूज के अंदर जाता है तो उसकी वजह से भी आपके क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, विच फर्दर डैमेज द टिश्यू, लीड टू द कॉन्टिन्यूड राइज इन द कार्डियक एंजाइम्स ट्रोपोनिन आफ्टर द रीपरफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू। अगर एक जगह पे इन्फेक्शन हुई है और फौरन से वहां पे अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होती है, रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है जब आपकी इस्कीमिक टिश्यू के अंदर दोबारा से ब्लड जाता है। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि ट्रोपोनिन के लेवल्स कंटिन्यूड राइज इन कार्डियक एंजाइम्स। ठीक है, ट्रोपोनिन के जब आप रीपरफ्यूजन करते हो इन्फेक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू की तो ट्रोपोनिन के लेवल ज्यादा होते ही रहते हैं, क्योंकि मायोकार्डियल डैमेज हो जाता है जब आप दोबारा से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हो ऐसे एरिया को जिसका इस्कीमिया हुआ होता है।